वेलकम प्लस वेलकम टू फार्माकोग्निटो। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में। ये दोनों ऐसे की कंपोनेंट हैं जो कि हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाते हैं। अगर ये दोनों की कंपोनेंट ना हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो कोर प्रिंसिपल है वो वैलिड ही नहीं होगा, ना तो थ्योरेटिकली ना ही प्रैक्टिकली। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है हमारा क्रोमोफोर्स। तो क्रोमोफोर असल में है क्या? क्रोमोफोर क्या है? क्रोमोफोर हमारा दो वर्ड, यानी इसको अगर बी से तोड़ दिया जाए तो क्रोमोफोरस। तो क्रोमोफोर जो है हमारा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। क्रोमा जिसका मतलब होता है कलर, और फोरोस जिसका मतलब होता है बेरर। यानी इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्रोमोफोर एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मॉलिक्यूल का, या फिर ये बोल लीजिए एक मॉलिक्यूल के अंदर मान लीजिए एक फंक्शनल ग्रुप ऐसे ऐसा जोड़ दे जो कि लाइट के रेडिएशन, यानी रेडिएशन जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो भी जितनी वेवलेंथ के रेडिएशंस है 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर जो रेडिएशन है उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यानी क्रोमोफोर का बेसिक काम, बेसिक प्रिंसिपल जो है या प्राइमरी जॉब जो है वो किसी भी रेडिएशन को, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना है। ये इसका प्राइमरी जॉब है। लेकिन अब इसके नाम में क्रोमा यानी कलर आ रहा है, तो यानी ये कलर भी प्रोड्यूस करता होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये कलर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है, चलिए इसके मैकेनिज्म बात करते हैं। क्रोमोफोर किस मैकेनिज्म पे काम करता है और या फिर इसका कोर प्रिंसिपल क्या है। तो हमने जब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल पढ़ा था तो हमने बात की थी कि जब भी कोई रेडिएशन या फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम की जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ जो है जब भी किसी मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो वो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेज की तरफ मूव करता है ना। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव करते हैं। ये हमने पढ़ा था यूवी विजिबल के जब प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, जो कि एब्जॉर्प्शन बेस्ड है। तो इसका भी प्रिंसिपल जो कोर है वो एब्जॉर्प्शन, ये बेसिकली एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को। एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स है मॉलिक्यूल के अंदर लोअर एनर्जी पे, उसको कहां ले जा रहा है? हायर एनर्जी की तरफ ले जा रहा है। क्लियर हुआ? अब इस पे जो भी मॉलिक्यूल क्रोमोफोर को कंटेन करते हैं, यानी जिनके अंदर क्रोमोफोर होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोजन। यानी जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर, यानी जो भी मॉलिक्यूल क्रोमोफोर के प्रिंसिपल या प्रॉपर्टी शो करती है, यानी लाइट एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी शो करती है, उसको क्या कहते हैं हम? क्रोमोजन। क्लियर हुआ? अब ये कौन कौन से, हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ा था। अब जब ये लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, होमो टू लोमो, बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी में, ये कौन कौन से ट्रांजिशन को शो करता है? तो ये दो टाइप के ट्रांजिशन को शो करता है। पहला नॉन बॉन्डिंग, यानी एन टू पाई स्टार। अब एन क्या था? हमारा लोन पेयर वाले हेट्रो एटम्स थे जो हमारे थे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, जिनके अंदर लोन पेयर होता है। ठीक है, ये नॉन बॉन्डिंग वाले। और पाई स्टार हमारे कौन से थे? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये वाले। ठीक है, तो और जो पाई स्टार होते हैं वो अनसैचुरेशन होते हैं, अनसैचुरेशन शो करते हैं, प्लस कॉन्जुगेटेड सिस्टम शो करते हैं। क्लियर हुआ? तो पहला तो हो गया नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, यानी नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग, पहला ट्रांजिशन शो करता है। दूसरा पाई टू पाई स्टार जो था हमारा ट्रांजिशन, वो उसमें क्या था? हमने उसमें वो भी हमारा कॉन्जुगेशन सिस्टम शो करेगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन सिस्टम यानी डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सारे ट्रांजिशन ये वाले सिस्टम को ये ट्रांजिशन को शो करेगा। ठीक है, ये एग्जिबिट करेगा। अब ये जो क्रोमोफोर है, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप कौन कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वाले जो होते हैं, जो एजो कंपाउंड होते हैं, एजो कंपाउंड जिसमें एन डबल बॉन्ड एन की बात करें, या फिर नाइट्रोसा कंपाउंड एन डबल बॉन्ड ओ की बात करें, तो इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर वो क्रोमोफोर होते हैं जिनको किसी दूसरे क्रोमोफोर की जरूरत नहीं होती किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब करके कलर को प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में? ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये सिर्फ एक ही क्रोमोफोर इनफ होता है किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी ले जाने के लिए और कलर को प्रोड्यूस करने के लिए। वेयर एज डिपेंडेंट जो क्रोमोफोर होते हैं उनको जरूरत होती है किसी दूसरे क्रोमोफोर की।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एसीटोन की बात करें, उसके अंदर 1 कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक कीटोन ग्रुप होता है जो कलरलेस होता है, वो कोई कलर शो नहीं करता। लेकिन अगर डाई एसिटाइल की बात करें जिसमें 2 कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो येलो कलर को शो करता है। क्लियर हुआ? अगर और अच्छे से देखिए इसको, डिपेंडेंट क्रोमोफोर को और अच्छे से देखें, ठीक है? तो एसीटोन का अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो एसीटोन के स्ट्रक्चर में केवल एक ही कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है? एक ही कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। वेयर एज अगर हम डाई एसिटाइल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसके अंदर 2 कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है? तो जब एसीटोन के स्ट्रक्चर पे, एसीटोन के मॉलिक्यूल पे जब रेडिएशन पड़ती है तो वो केवल 200 से 400 नैनोमीटर यानी यूवी रेंज की वेवलेंथ को एमिट करता है। अब यूवी रेंज कोई कलर शो नहीं करता जो हमारे नेकेड आई से या नॉर्मल आई से विजिबल हो। वेयर एज जब हम डाइएसिटाइल की बात करते हैं तो डाइएसिटाइल में 2 कीटोन ग्रुप है। अब 2 कीटोन ग्रुप विजिबल रीजन यानी 400 से 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एमिट करते हैं। अब उसको जब एब्जॉर्ब 400 से 800 वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कलर यानी येलो कलर को शो करेगा डाइएसिटाइल, वो विजिबल रीजन में आ जाता है। और विजिबल क्या होते हैं? विबग्योर यानी ऐसे रीजन जो हमारे नेकेड आई से, नॉर्मल आई से विजिबल हो। और भी एग्जांपल है, ठीक है, क्रोमोफोर के जो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस को और स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करते हैं। पहला कीटोन है हमारा कीटोन C डबल बॉन्ड O, ठीक है? ये ऐसे क्रोमोफोर्स होते हैं जो कि 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। एजो ग्रुप यानी N डबल बॉन्ड N, ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ऐसे क्रोमोफोर होते हैं जो 262 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। वेरस थायोकीटोन की बात करें यानी अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हम सल्फर लगा दें तो थायोकीटोन बन जाता है। ऐसे क्रोमोफोर होते हैं जो कि 330 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। वेयर एज कॉन्जुगेट डाई जो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले क्रोमोफोर्स होते हैं वो 233 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? तो फिर समझते हैं क्रोमोफोर क्या होते हैं। क्रोमोफोर एक ऐसे स्पेसिफिक पार्ट है हमारे किसी भी मॉलिक्यूल का जो रेडिएशन को, किसके रेडिएशन को? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लस और कलर देने का भी काम करते हैं, कलर को प्रोड्यूस करने का भी काम करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि कलर को प्रोड्यूस करे, क्योंकि यूवी विजिबल रीजन में यूवी रीजन भी आता है। तो अगर कोई क्रोमोफोर यूवी रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कलर को नहीं शो करेगा। वेयर एज कोई अगर ऐसा क्रोमोफोर है जो विजिबल रीजन की लाइट को या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कलर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। क्रोमोफोर्स हमने पढ़ लिया, अब ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं वो देखते हैं, ठीक है? तो ऑक्सोक्रोम भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ऑक्सो और क्रोमा। ऑक्सो मीन्स होता है टू इंक्रीज यानी इंक्रीज, और क्रोमा मीन्स होता है कलर, ठीक है? तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि क्रोमोफोर से अटैच होके किसी भी क्रोमोफोर पे अटैच होता है। ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि किसी भी क्रोमोफोर पे अटैच होके उसकी वेवलेंथ को मॉडिफाई करेगा। जो उसकी वेवलेंथ थी, कोई भी रेडिएशन जब किसी क्रोमोफोर पे पड़ता था, किसी मॉलिक्यूल पे पड़ता था, तो उसकी एब्जॉर्प्शन एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की को एब्जॉर्ब करता था। क्रोमोफोर किसी भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता था। तो जब भी किसी क्रोमोफोर पे ऑक्सोक्रोम अटैच होगा तो सबसे पहले तो उसकी वेवलेंथ को मॉडिफाई कर देगा। और मॉडिफाई कैसे करेगा? उसकी लाइट एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करके। समझ रहे हैं आप? जैसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप पे जब भी कोई क्रोमोफोर अटैच होगा, ठीक है, मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारा है क्रोमोफोर। अब ये इस क्रोमोफोर पे जैसे ही ऑक्सोक्रोम, यानी ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर वाले, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये सब क्या है? हमारे ऑक्सोक्रोम। जिसपे भी लोन पेयर होता है वो हमारे ऑक्सोक्रोम है, जो कि हमने नॉन बॉन्डिंग वाले जो थे, ठीक है? तो ये जब भी किसी क्रोमोफोर में अटैच हो रहे हैं ऑक्सोक्रोम, तो ये क्या कर रहे हैं? इसकी वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को, जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी थी, उसको इंक्रीज कर दे रहे हैं। अब अगर उसको इंक्रीज करेंगे तो कलर की प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी तो इंक्रीज होगी। तो इसीलिए
जो ऑक्सोक्रोम था तो ये कलर को कैपेसिटी को कलर शो करने कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है, ठीक है, ऑक्सोक्रोम। अब यहां पे आप देखेंगे बेंजीन की एग्जांपल लेके, ठीक है, तो बेंजीन में केवल ये एक सिर्फ क्रोमोफोर है, तो ये कितने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, 255 नैनोमीटर की, ठीक है, 255 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर हुआ? अब इसी में हमने ऑक्सोक्रोम लगा दिया, ठीक है, ये H है, ऑक्सोक्रोम हमने लगा दिया तो ये क्या बन गया, फिनॉल। अब ऑक्सोक्रोम लगाने से इसकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, यानी फिनॉल जो है 270 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, 270 नैनोमीटर। वेयर एज अगर हम NH2 लगा दे, यहां पे NH2 लगा दे तो ये एनालिन बन जाएगा। एनालिन क्या करता है, 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर हुआ? तो अलग अलग ऑक्सोक्रोम अटैच होते हैं जब भी नॉन बॉन्डिंग हम जैसे हमारा क्या ट्रांजिशन होगा, ये N2 पाई स्टार होगा, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग क्या थे हमारे, SNOH, जितने भी हेट्रो एटम थे हमारे, वो हमारे नॉन बॉन्डिंग थे। तो जब भी किसी क्रोमोफोर में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अटैच हो रहे हैं, यानी ऑक्सोक्रोम अटैच हो रहे हैं, तो वो किसी भी मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी। अब इसमें एक चीज और है कि ऑक्सोक्रोम अकेले, अगर कोई भी ऑक्सोक्रोम अकेले है, ठीक है, तो वो किसी भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जो यूवी विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ थी, अकेले वो इटसेल्फ किसी भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको क्रोमोफोर की जरूरत है। जब वो क्रोमोफोर से अटैच होगा तभी वो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो पावर है, वो सामने आएगी। अकेले वो कुछ नहीं कर सकता, उसको क्रोमोफोर का साथ चाहिए, तभी वो वेवलेंथ की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करने की इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है। वो खुद ही किसी भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अब ऑक्सोक्रोम के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सोक्रोम जो है एसिडिक और बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, ठीक है। तो जो OH वाले हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले, वो हमारे एसिडिक में आते हैं, और बेसिक नेचर में वही NH2 वाले अमीनो ग्रुप, ये हमारे बेसिक में आते हैं। इसका एग्जांपल फिनॉल हो गया, ठीक है, और इसका हमारा एनाइलिन हो गया, ठीक है। ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे एसिडिक और बेसिक नेचर में, जो नेगेटिव वाले हैं हमारे, वो हमारे एसिडिक है, और पॉजिटिव वाले हमारे बेसिक हैं। ये भी हमने पढ़ा था। प्लस हमने आर्नेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो H प्रोटॉन को डोनेट करे वो हमारा एसिडिक, और जो OH को एक्सेप्ट करे वो बेसिक, आर्नेस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो उस बेसिस पे हमारे एसिडिक बेसिक ऑक्सोक्रोम्स 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक नेचर के और बेसिक नेचर के। तो ये पूरा हमारा ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर दोनों टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिए। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में प्लीज हमसे शेयर करिएगा, उसके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी। नोट्स इसके आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो बने रहिए। थैंक यू सो मच।